क्या आपको लगता है पैसे कमाने का राज सिर्फ मेहनत में छुपा है? तो फिर क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग आम इनकम से भी अमीर बन जाते हैं और कुछ करोड़ों कमाकर भी कर्ज में डूब जाते हैं? असल में बात पैसे की नहीं, हमारी सोच की है, हमारी आदतों की है और उस साइकोलॉजी की है जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये सीरीज आपस में जुड़ी हुई है और पूरी तस्वीर समझने के लिए हर हिस्सा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोच फ्यूजन चैनल में, जहां हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले विचारों की। आज हम जानेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के दूसरे पार्ट को, जहां हम पैसा और सोच के रिश्ते की वो परतें समझने की कोशिश करेंगे जो स्कूल, कॉलेज या घर में शायद ही किसी ने हमें सिखाई हो। नंबर 1, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। इस लेसन को समझने के लिए लेखक दो लोगों की कहानी साझा करते हैं। शुरुआत करते हैं जेसी लिवरमोर से। जेसी लिवरमोर जो कि एक सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर था, उसका जन्म 1877 में हुआ था। वो एक अच्छा प्रोफेशनल स्टॉक ट्रेडर बना था। ये उस जमाने की बात है जब लोगों को स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये पता भी नहीं था। उसने अपने 30 की उम्र में $100 मिलियन की वेल्थ जनरेट की। 1929 आते आते वो दुनिया का एक जाना माना इन्वेस्टर बना था। उसी साल यानी 1929 में ग्रेट डिप्रेशन की वजह से स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश होता है। उस साल के अक्टूबर महीने में पूरे स्टॉक मार्केट की वैल्यू अपने पीक वैल्यूएशन से करीब 1/3 हो जाती है। स्टॉक मार्केट रोज इतना गिरती है कि रोज ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे और ब्लैक थर्सडे यही सुनने आता था। लाखों लोग इसमें बर्बाद होते हैं। ये सब खबर सुन के लिवरमोर की वाइफ डर जाती है जब उसका पति 29 अक्टूबर को शाम को घर पर आता है। वॉल स्ट्रीट के रिपोर्ट के हिसाब से उस दिन मार्केट क्रैश की वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं पूरे न्यूयॉर्क में। जब जेसी घर पर आता है तो उसके बच्चे और उसकी पत्नी गले मिलते हैं। जेसी ये सब देख के कंफ्यूज होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये सब लोग ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं। बाद में वो अपने फैमिली को गुड न्यूज़ देता है कि उसने स्टॉक मार्केट क्रैश होगा ये पहले ही प्रिडिक्ट किया था और उसने शॉर्ट पोजीशन ली थी। जो स्टॉक्स उसने शॉर्ट किए थे वो स्टॉक बुरी तरह से क्रैश होते हैं। इस पर उसकी वाइफ बोलती है, मतलब हम लोग इस क्रैश में बर्बाद नहीं हुए। जेसी इस पर हंसते हुए कहता है, नहीं डार्लिंग, आज मेरे पूरे ट्रेडिंग करियर का सबसे अच्छा दिन था और अब हम अमीर नहीं बल्कि इस क्रैश से और अमीर हो गए हैं। जेसी ने एक ही दिन में करीब $3 बिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था। जब स्टॉक मार्केट के क्रैश से बहुत लोग बर्बाद हुए तब जेसी ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा। दूसरी तरफ ये कहानी है अब्राहम जर्मन्स्की की, जो एक जाना माना मल्टी मिलियनर रियल एस्टेट डेवलपर था। उसने 1920 के दौर में रियल एस्टेट से अपना बहुत अच्छा फॉर्चून बनाया था और उसी दशक में उसने बहुत सारा पैसा बढ़ते हुए स्टॉक्स पर लगाया था। अब 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की वजह से वो पूरी तरह से बर्बाद हुआ था। 26 अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क टाइम्स उसके बारे में आर्टिकल पब्लिश करता है। उस आर्टिकल में लिखा होता है कि वो कई दिनों से लापता हुआ था और उसको आखिरी बार वॉल स्ट्रीट में देखा गया था। इस तरह उसके मल्टी मिलियन एम्पायर का अंत हुआ था। इन दोनों की कहानी से हमें ये समझता है कि जो 1929 का ये ग्रेट डिप्रेशन जो अब्राहम जर्मन्स्की को बर्बाद कर देता है, वही टाइम पे जेसी लिवरमोर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होता है। पर रुकिए ज़रा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम फास्ट फॉरवर्ड में 4 साल आगे जाते हैं, जहाँ पर अब्राहम की डरावनी कहानी रिपीट होती है। अब जेसी 1929 के बाद बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हुआ था। इसके चलते उसने स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी बेट लगाई थी जो कि गलत साबित हुई थी। ऐसे करते करते उसके सर पर बहुत बड़ा कर्जा हुआ था एंड इवेंचुअली ही लॉस्ट एवरीथिंग इन द स्टॉक मार्केट। 1933 में उसके लापता होने की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है। वो वापस आता है पर अफसोस कभी भी कमबैक नहीं कर पाता। इवेंचुअली वो 1940 में सुसाइड कर लेता है। इन दोनों इंडिविजुअल्स के अंत का टाइमिंग अलग होता है, किंतु दोनों का अंत उनके बर्बादी के कारण होता है। वो दोनों भी पैसा कमाने में बहुत स्मार्ट थे, किंतु वो दोनों में अमीर बने रहने की कमी थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क एंड स्टेइंग वेल्दी रिक्वायर्स अवॉइडिंग देम। अमीर बनने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन बने रहने के लिए धैर्य, बचत और रियलिस्टिक प्लानिंग जरूरी है। दोस्तों याद रखिए, पैसा बनाना एक कला है, लेकिन उसे बनाए रखना एक जिम्मेदारी है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप न सिर्फ अमीर बनेंगे बल्कि लाइफ टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल पड़ेंगे। नंबर 2, टेल्स यू विन।
क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सारे फैसले हो सकता है कि लाखों का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ फैसले आपको करोड़ों की सफलता भी दिला सकते हैं। बस फर्क इतना है, हार के लिए तैयार रहो और जीत है तुम्हारे टेल्स की तरह। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सफलता की कहानी में अक्सर कुछ ही फैसले पूरे गेम को बदल देते हैं। यानी 100 में से 90 फैसले साधारण या नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन बाकी 10 में से 1 या 2 फैसले ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। इसे कहते हैं टेल्स यू इन। अब चलिए बात करते हैं वॉल्ट डिज्नी की। साल था 1934। वॉल्ट डिज्नी एक ऐसा आइडिया लेकर आए जो उस समय के लिए पूरी तरह नया था। एक फुल लेंथ एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट एंड द सेवन डार्क्स। इसके पहले डिज्नी ने 100 से ज्यादा एनिमेटेड फिल्म्स बनाई थी। वो सब साधारण से ही चली थी और उसमें से कुछ तो बहुत बड़ी फ्लॉप भी साबित हुई थी। लोगों ने उनके इस आइडिया को लेकर मजाक उड़ाया था और बोला गया ये तो डिज्नी पॉली है, कोई 1.5 घंटे तक कार्टून नहीं देखेगा। लेकिन वॉल्ट रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई, अपना घर तक गिरवी रख दिया और इस मूवी पर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। 3 साल लगे और बजट भी 3 गुना बढ़ गया। पर 1937 में जब स्नो वाइट रिलीज हुई, वो इतिहास की पहली ब्लॉकबस्टर एनिमेटेड फिल्म बन गई। फिल्म ने इतना कमाया कि वो डिज्नी स्टूडियो को आज तक फाइनेंशियल सपोर्ट करती आ रही है। मॉर्गन इस कहानी से हमें समझाते हैं कि आपकी सफलता कुछ चुनिंदा बड़े फैसले पर टिकी होती है और बाकी छोटे छोटे फैसले चाहे गलत भी हो वो मायने नहीं रखते। ये होता है टेल्स यू इन, यानी जब कोई एक बड़ा फैसला जिंदगी बदल देता है और बाकी सारे नुकसान उसके सामने इनसिग्निफिकेंट लगने लगते। तो अगली बार जब आप किसी आइडिया से डरे, जब लोग आपको पागल कहे, तो याद रखना स्नो वाइट भी एक पागलपन था जो आज एक साम्राज्य है। नंबर 3, फ्रीडम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? ना सोने का खजाना, ना बड़ी सैलरी, ना बड़ी गाड़ी, बल्कि अपने टाइम पर कंट्रोल। मॉर्गन कहते हैं कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेस। और इसी सोच को समझने के लिए हमें एक नजर डालनी होगी 1950s की दुनिया पर और आज के दौर पर। 1950s में जहां अमेरिका समेत ज़्यादातर देशों में लोग फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनका काम बहुत भारी था, मशीनों के साथ था और उस काम में फिजिकल मेहनत भी थी। लेकिन जैसे ही घंटी बजती, काम खत्म और जिंदगी शुरू। न कोई ईमेल, न घर पर कोई अर्जेंट ऑफिस कॉल्स, न रात 10 बजे बॉस का मैसेज। एक बार फैक्ट्री से बाहर निकले तो समय आपका था। 100% मेंटल फ्रीडम, राइट? वो लोग सच में जानते थे काम कब खत्म होता है और जिंदगी कब शुरू। अब आइए 2025 की तरफ। हम में से बहुत लोग हैं जो खुद को सो कॉल्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स कहते हैं। हमारा ऑफिस है जूम, टीम्स, मेलबॉक्स और नोटिफिकेशंस। दिन शुरू होता है मोबाइल से, दिन खत्म होता है लैपटॉप के साथ और दिमाग में हर समय ये रहता है कुछ छूट तो नहीं गया। मॉर्गन कहते हैं अब हम फैक्ट्री से तो बाहर है, लेकिन फिर भी अपना दिमाग काम में फंसा हुआ है। हमारे पास पैसे है, गैजेट्स है, स्टेटस है, पर क्या वो 1950 वाला पीस है? मॉर्गन साहब कहते हैं द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, विथ whom यू वांट, दैट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। असली अमीरी है अपने समय पर अधिकार। असली रिचनेस वही है जब मंडे मॉर्निंग का डर ना होना। तो सवाल ये है, आप कितना भी कमा ले, अगर आपके पास शांति, समय और अपने मजे की जिंदगी नहीं, तो क्या आप सच में अमीर है? नंबर 4, मैन इन द कार पैराडॉक्स। क्या आपने कभी किसी लग्जरी कार को देखकर सोचा काश ये मेरी होती या इस बंदे की लाइफ सेट है? पर अब सोचिए, क्या आपने कभी उस इंसान के बारे में सोचा जो उस कार को चला रहा था? सच ये है, जब हम दूसरों की लग्जरी चीजें देखते हैं, हमें उनका लाइफस्टाइल चाहिए होता है, पर खुद वो इंसान याद तक नहीं रहता। और यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। मॉर्गन बताता है नो वन इज इम्प्रेस्ड विथ योर पोजेशंस एज मच एज यू आर। यानी लोग आपकी गाड़ी, घड़ी या घर देखकर आपसे नहीं बल्कि उस चीज से इम्प्रेस होते हैं। उन्हें आप नहीं बल्कि खुद को आपकी जगह पर रखने का सपना पसंद आता है। यानी अगर आप फरारी में घूम रहे हो, लोग आपको एडमायर नहीं कर रहे बल्कि सोच रहे हैं काश मैं उस सीट पर होता। सोचिए, आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ एक बंदा आता है महंगी गाड़ी में, स्टाइलिश कपड़ों में। आपकी नज़र उसकी गाड़ी पर जाती है, शायद आप उसका नाम तक नहीं पूछते। यानी हम चीज़ों से प्रभावित होते हैं पर इंसान से रेयरली जुड़ते हैं। अब अगर आप भी वही चीज़ें खरीदते हो ये सोचकर कि लोग आपको एडमायर करेंगे, तो आप एक इल्यूजन में जी रहे हो। तो सवाल ये है, क्या आप चीज़ें इसलिए खरीदना चाहते हो कि लोग आपको देखें या फिर इसलिए कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दो। नंबर 5, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। इंस्टाग्राम पर किसी की मालदीव्स ट्रिप की तस्वीरें देखकर क्या आप सोचते हैं?
क्या लाइफ है यार, कितना पैसा है इसके पास। लेकिन मॉर्गन कहते हैं वेल्थ इज नॉट द वेकेशन यू पोस्ट, इट्स द कैश यू डिडंट स्पेंड टू शो ऑफ। यानी जो दिख रहा है वो खर्च हुआ पैसा है, और जो नहीं दिख रहा वही असली दौलत है। मॉर्गन इस चैप्टर में कहते हैं वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, जैसे आपकी सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड्स और वो सैक्रिफाइसेस जो आपने चुपचाप किए, इन सब का कोई स्टेटस अपडेट नहीं होता, फिर भी यही आपकी असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है। अब सोचिए, अगर आप जिम जाकर 1 घंटा खूब मेहनत करते हैं लेकिन वापस आकर 4 समोसा और मिठाई खा लेते हैं, तो क्या फायदा उस वर्कआउट का। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप बहुत पैसे कमाते हो लेकिन सब खर्च कर देते हो दिखावे में। आप रिच तो हो सकते हो पर वेल्थी नहीं। वेल्थ बनाने के लिए जरूरी है डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। ठीक वैसे ही जैसे अच्छी फिटनेस के लिए जरूरी सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि संतुलित डाइट भी। मॉर्गन कहते हैं स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। जब आप पैसे का इस्तेमाल दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हो तो आप अपनी वेल्थ बढ़ा नहीं रहे बल्कि घटा रहे होते हो। समझदारी इसमें है कि आप बिना शोर के खुद के लिए पैसा बनाएं, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी फाइनेंशियल एनर्जी दिखावे में बर्बाद कर रहा हूँ या अपने भविष्य को मजबूत बना रहा हूँ। याद रखिए, वेल्थ इज क्वाइट, शो ऑफ इज लाउड और साइलेंस ही कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा साथी है। तो दोस्तों, हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अब तक 5 गहरे और जिंदगी बदल देने वाले अध्याय समझ लिए हैं। हर एक चैप्टर ने हमें यही समझाया कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि सोच, धैर्य और समझदारी का खेल है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली वीडियो में हम इस किताब के बाकी चैप्टर की वो बात जानेंगे जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को पूरी तरह से बदल सकती है। अगली कहानी और भी गहरी होगी और असरदार भी। तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए क्योंकि असली माइंडसेट शिफ्ट तो अब शुरू होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं अगली वीडियो जरूर देखूंगा, ताकि मैं जान सकूं आप इस सफर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी ज्ञान की कड़ी छूट न जाए। याद रखिए, ऐसा वही है जो नजर नहीं आता और असली अमीरी आपकी सोच में होती है।